हेलो, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी चल रही थी भूगोल, राजस्थान की भूगोल, इसकी सीरीज चल रही थी और इसमें अपने मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश का कुछ भाग अपने पढ़ लिया था और शेष बचे हुए भाग को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो अपने इससे पहले वाली क्लास है, इसमें अपने इसके बारे में अपने चर्चा की थी और चर्चा करके इसके बारे में एक अपने ट्रिक भी लिखी थी। उस इस ट्रिक को अपने क्या कर लेते हैं, दोबारा अपना रिपीट कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो ट्रिक मैंने बताई थी उसको ध्यान रखना और ये प्रश्न इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। कौन सी ट्रिक थी? गुरु से दिल लगा। इतना यानी इतना एक वाक्य बन गया, गुरु से दिल लगा, चला आबू। जब गुरु से दिल लगा तो चला कहां पर? आबू। कौन चला? कुंवारा ऋषि कमल। तो ये 10 चोटियां अपने इसमें इस एक लाइन में याद हो जाएगी। कौन कौन सी? गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, लगा गा है इसमें तो जरगा चोटी आ गई और चला का मतलब अचलगढ़। उसके बाद में कहाँ चला? आबू, तो आबू। उसके बाद कुमारा मतलब कू से कुंभलगढ़, रा से रघुनाथगढ़ और ऋषि है तो ऋषि और कमल, ये दोनों ऋषिकेश और कमलनाथ। बस इसके बारे में थोड़ा सा अपने ऊंचाइयों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऊंचाई अपने 4 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए थे 1722 का, एक अपने बनाया था 1597 का, एक अपने बनाया था 1441 का, एक अपने बनाया था 1431 का। एक ग्रुप तो ये हो गया और दूसरा ग्रुप है ये, अगर क्रम से लिखेंगे तो ये भी क्रम से लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में आता है तीसरा ग्रुप। कौन सा आता है? तीसरा ग्रुप बनाया था आपने, एक तो 1300, यहां पर 1380 है, 1380, 1380। एक तो अपने पास 1380 का और उसके बाद में 1295 का। उसके बाद में अपने बात की थी 1295 के बाद में 12 दूनी 24 की। ठीक है, ये एक ग्रुप ये हो गया। और तीसरा ग्रुप ये बनाया था, तीसरा ग्रुप कौन सा? 1000 वाला, यानी 1055 और 1017 और 1001। बस ये 10 की 10 चोटियां इसमें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? नाम भी याद रहेंगे और साथ ही साथ इनकी ऊंचाइयां भी आपको याद रहेगी। और बाकी इनके गुरु शिखर सिरोही में है, शेर इसमें सिरोही में है, दिलवाड़ा भी सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में है और आबू सिरोही में ही है और कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ है उत्तर अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है सीकर में है। उसके बाद में ऋषिकेश है ये सिरोही में है और कमलनाथ है ये उदयपुर में। आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर बात आती है सिरोही की। तो सिरोही यानी गुरु शिखर, सिरोही के लिए सिरोही में क्या क्या चीज प्रसिद्ध है? अभी गुरु शिखर एक तो ये हो गया 1722 मीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, 1722 मीटर सर्वोच्च शिखर है और शेर आ गई इसमें चोटी। ठीक है, दिलवाड़ा भी आ गई इसमें और अचलगढ़ भी है और आबू भी है और ऋषिकेश भी है और बेल का मगरा, ये ध्यान रखना, इसमें बेल का मगरा यही है सिरोही में। और भाकर की पहाड़ियां, यहां पर मैंने ये कहा था कि भाकर की पहाड़ियां सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक सिरोही में है। कहां पर है? सर्वाधिक सिरोही में। परंतु जो 3 जो अपने भाकर वाली पहाड़ियां पड़ी थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रोजा भाकर है और इसराना भाकर है और जारोला भाकर है, ये अपने जालोर में, ध्यान रखना। सुंडा पर्वत या सुंदा पर्वत ये है जालोर में और सुंडा माता पर्वत यानी फर्स्ट रोपवे 2006 में बना था इसमें। ठीक है, और ये है बालू संरक्षित क्षेत्र भी है। कौन सा? सुंडा पर्वत। यहाँ पर बालू संरक्षित क्षेत्र भी अभ्यारण्य बना हुआ है, बालू अभ्यारण्य बोलते हैं इसको। तो बालू संरक्षित क्षेत्र भी यहाँ पर घोषित किया गया है और साथ ही साथ ये फर्स्ट रोपवे 2006 में बना था। और सुंदा माता या सुंडा माता का पर्वत भी इसे बोलते हैं और ये है कहाँ पर? जालोर में। इसके बाद अपने बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। इसकी सर्वोच्च चोटी है ना वो डोरा पर्वत है। किस नाम से है? डोरा पर्वत। तो ये ध्यान रखना, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो है अपने को कहां पर मिलेगी? जालोर में मिलेगी। और इसका सर्वोच्च यानी जसवंतपुरा पहाड़ी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है डोरा पर्वत। एक अपने नाग पहाड़ी पड़ी थी, तो नाग पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तारागढ़। क्या नाम है? तारागढ़। और
मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी थी वो थी टोडगढ़ अरावली। कौन सी है? टोडगढ़ अरावली या फिर टोडगढ़ माराएजी, ठीक है। उसकी 934 के आसपास उसकी मीटर ऊंचाई थी। और तारागढ़ है इसकी 853 है। कितनी है? 853 मीटर है। फिर उदयपुर की पहाड़ी आती है। उदयपुर की डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ियां कौन कौन सी है? एक तो जरगा हिल्स आती है। जरगा पहाड़ियां यही है, उदयपुर के चारों ओर फैली हुई है, जिनको गिरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गिरवा बोलते हैं। देशरो एक स्थान का नाम है यहाँ पर। और रागा हिल्स भी यही है, रागा हिल्स, ठीक है। और देशरो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच नहीं सॉरी, देशरो उदयपुर में पड़ती है, वो तो अलग है, बोराट का पठार है। तो गोगुंदा पहाड़ी ये कहाँ पर है? गोगुंदा पहाड़ी ये उदयपुर में है। और यहाँ से बेड़च नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? बेड़च नदी का उद्गम होता है, जिससे अपने आयड बोलते हैं, जिसको अपने आयड भी बोलते हैं। वहाँ स्थानीय नाम जो इसका नाम है वो आयड भी है। और बेड़च नदी इसका नाम, बेड़च और आयड दोनों नाम ये एक ही है। और ये गोगुंदा पहाड़ी से उद्गम होता है इसका। फिर बात आती है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बिच्छा मेड़ी पहाड़ी या बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ ये है अपने पास है कहाँ पर? उदयपुर में। और यहाँ पर सोम नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? सोम नदी का। जो सोम जाकर के आगे किस में मिल जाती है? जाखम में मिल जाती है। और उसके बाद में सोम, जाखम और माही तीनों मिलकर के बेणेश्वर में त्रिवेणी बनाती है। और मगरा की पहाड़ियाँ ये अपने पास है। मगरा की पहाड़ियाँ ना ये उदयपुर में। इसमें और भी आगे यानी हिरण मगरी है और मोती मगरी है और मछला मगरा है या मगरी है, ठीक है। ऐसे इसके नाम आते हैं। ये पहाड़ियों के आगे क्या है? भाग है, छोटे छोटे। हिरण मगरी बोलते हैं, मोती मगरी बोलते हैं और मछला मगरी। और ये ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि हिरण मगरी क्या है, मोती मगरी क्या है, या इन तीनों का नाम देकर के ये पूछ लेंगे भी क्या चीज है, तो आप बताओगे ये मगरा पहाड़ियों का भाग है ये। और ये कहाँ की है? उदयपुर की है। तो चलते हैं अपने आगे। फिर राजसमंद की बात आती है। किसकी बात आती है? राजसमंद। तो राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियां हैं। कौन सी है? बिजराल। तो बिजराल की पहाड़ियां इससे उद्गम होता है खारी नदी का। कौन सी नदी का उद्गम होता है? खारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर की पहाड़ियां भी राजसमंद में है, बिजराल की पहाड़ियां भी राजसमंद में है। और दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम होता है कोठारी नदी का। कौन सी नदी का? कोठारी। और ये कोठारी नदी आगे जाकर किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। तो ये बनास में मिलेगी। और बनास आगे जाकर किस में मिल जाती है? बिसलपुर बांध में जाती है बनास नदी। और बिसलपुर बांध के किनारे या वहीं उसके क्या है? बिसलपुर बांध बना हुआ है। और राजमहल में 3 नदियां मिलती है। राजमहल में 3 नदियां मिलती है। एक तो है इसका नाम यानी शॉर्ट में अपने बात करें तो बडखा, ऐसे अपने कह सकते हैं। तो बै से क्या हो जाएगा? बनास। और डै से डाई। और खा से खारी, ठीक है। खारी नदी का उद्गम अजमेर से। और बनास, ये 3 नदियों का संगम कहां पर होता है? राजमहल में होता है। कहां पर? राजमहल टोंक में होता है। और यहां पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध। अब ये बता रहे हैं कि इसमें राजसमंद से ये तीनों नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। खारी नदी का उद्गम होता है अपने ये बता रखा है इन्होंने बिजराल से। कहां से? बिजराल से। और कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर से। और खमनोर से होता है बनास नदी का। किसका? बनास नदी का उद्गम जो होता है वो होता है कहां से? अपने खमनोर से। तो खमनोर, दिवेर और बिजराल ये कहां पर है? राजसमंद में है। तीनों नदियां जाकर के देखो, कोठारी नदी है ये सहायक नदी है किसकी? बनास। और बनास जाकर के किस में मिलेगी? डाई में। और खारी, जैसे मान लो ये खारी आ रही, ये राजमहल की पहाड़ियां त्रिवेणी बन रही है। जैसे मान लो ये राजमहल है और राजमहल में यहाँ पर त्रिवेणी बन रही है। एक तो बनास आ रही है, एक आ रही है इसमें कौन सी? डाई आ रही है। और एक आ रही है इसमें खारी नदी। तो खारी नदी, इन तीनों का क्या हो रहा है? यहाँ पर संगम हो रहा है। और त्रिवेणी कहाँ पर हो रही है? राजमहल में हो रही है। कहाँ पर? राजमहल में। और ये बनास नदी है, इसकी एक सहायक नदी है कौन सी? कोठारी। तो कोठारी नदी का जल भी इस राजमहल की पहाड़ियां त्रिवेणी में जाकर के वहां पर संगम होता है इसका। और यानी ऐसे कह सकते हैं कि मूलतः ये 3 नदियां हैं और कोठारी इसकी सहायक नदी है। किसकी? बनास की सहायक नदी है। तो यहाँ पर बडखा से अपने बनास, डाई और खारी 3 नदियां ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर त्रिवेणी बना रही है राजमहल टोंक में। और यहाँ पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध में तीन तो ये होगी और चौथी कोठारी नदी। इस चारों नदियों का पानी इसमें आता है। फिर बात करते हैं अपने अजमेर की। अजमेर में नाग पहाड़ियां हैं, अपने पढ़ी थी नाग पहाड़ या नाग पहाड़ियां। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो है तारागढ़ इसकी। और ये सर्पिलाकार पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ियां? ये सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं। सर्पिलाकार पहाड़ियां, इसका उद्गम जो होता है ना, यहाँ लूणी नदी का उद्गम होता है।
लूणी नदी जो अपने 6 जिलों में बहती है, लूणी नदी। इसकी एक ट्रिक है, अनापा जोबाजा। अनापा जोबाजा अजमेर से स्टार्ट, नागौर में बहती हुई पाली में जाती है, उसके बाद में जोधपुर से जोजड़ी इसमें मिक्स होती है, उसके बाद में बाड़मेर, फिर जालोर। तो अनापा जोबाजा एक वाक्य में याद रखो, आप इसको रिपीट करो, आप अनापा जोबाजा के माध्यम से इसको रिपीट करो। तो रिपीट करोगे तो क्या हो जाएगा ये, रिपीट करोगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी ये अपने लूणी क्षेत्र का उद्गम आ जाएगा। लूणी क्षेत्र के जो प्रवाहित जिले हैं ना वो आ जाएगा। ये सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं और लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नाग पहाड़ से होता है। और पुष्कर पहाड़ियां यही है, कहाँ पर, अजमेर में। फिर सीकर की बात आती है तो सीकर में माल खेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, माल खेत की पहाड़ियां, इसमें हर्ष पहाड़ी है और रघुनाथगढ़ पहाड़ी है। कौन सी है, रघुनाथगढ़ पहाड़ी है। और यही रघुनाथगढ़ पर रघुनाथ पर्वत या रघुनाथ चोटी है, वो सर्वोच्च यानी 1055 वाली उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, वो कहाँ पर है, सीकर में है। ठीक है, तो माल खेत की पहाड़ियों में खंडेला की पहाड़ियां, ये कांतली नदी का उद्गम माना जाता है। और यूरेनियम के भंडार, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूरेनियम के भंडार को निम्न में से कौन सी पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं, तो ये आएगी खंडेला की पहाड़ियां। आपको ये माल खेत की पहाड़ियां भी दे सकते हैं, खंडेला की भी दे सकते हैं, और उसके साथ में नाग पहाड़ी भी दे सकते हैं, और बिजराल हिल्स भी दे सकते हैं। तो ऐसे में 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है इसमें से, यानी यूरेनियम भंडार के लिए, यूरेनियम भंडार के लिए कौन सी पहाड़ियां प्रसिद्ध है, ये सीकर में है खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी है, खंडेला की पहाड़ियां। चलते हैं आगे, जयपुर की बात करते हैं। तो जयपुर में क्या है, जयपुर में महादेव की डोंगरी या महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी है, बीजक डोंगरी है, और भीम डोंगरी है। ये पहाड़ियां जो है जयपुर में, कहाँ पर है ये, जयपुर में। बेराट की पहाड़ी भी अपने बात कर ली थी, यानी बेराट की पहाड़ियां जो है, यानी ये जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में। इसको विराट नगर और विराट सभ्यता के कारण इसको विराट नगर भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर बाणगंगा का उद्गम होता है, यहाँ से यानी बेराट से किस नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और सेवर की पहाड़ियां भी यही है, सेवर की पहाड़ियां, और सेवर की पहाड़ियां जयपुर में। और यहाँ पर साबी नदी का उद्गम होता है, किस नदी का उद्गम होता है, साबी नदी का। और बाबई एक होता है बाबई, ये पहाड़ियां, बाबई पहाड़ियां जयपुर में है। अगर मान लो बबाई पहाड़ियां पूछ ली जाए, बबाई ये झुंझुनू में है, तो ऐसे बाबई ये नाम है, तो ये जयपुर में, कहां पर है ये, जयपुर में। अगर मान लो कि बै और बाई ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये कहां पर है, झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में है, तो ये ध्यान रखना आप। और मनोहरपुरा पहाड़ी जो है, ये मनोहरपुरा पहाड़ी यहां से, ये जयपुर में ही है, और यहां से मंथा नदी या मेंथा नदी का उद्गम होता है। और चील की पहाड़ी बोलते हैं इसको, यानी चील का टीला, या बोलते हैं यहाँ पर चील का टीला भी है, चील का टीला, ईगल हिल्स बोलते हैं, यहाँ पर चील का टीला भी है। और बरवाड़ा, जो बरवाड़ा है ओनली, ये जयपुर में है। और चौथ का बरवाड़ा है, ये सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना, यहाँ पर सीसा जस्ता के भंडार मिले हैं। तो इतनी बात आप याद रखोगे। बरवाड़ा कहाँ पर है, जयपुर में। ओनली बरवाड़ा पूछ लिया जाए तो जयपुर में है। और उसके बाद में अगर मान लो चौथ का बरवाड़ा पूछ ले, तो ये अपने पास सीसा दस्ता के भंडार भी है, और सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है ये, सवाई माधोपुर में। और बाबई पूछ ले, बाबई तो जयपुर में, और बबाई पूछ ले तो झुंझुनू में। याद रखना, ये दोनों पहाड़ियों में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और मनोहरपुरा जो पहाड़ी है, इसमें मंथा नदी का उद्गम है, और ये सारे जयपुर से संबंधित है। चील का टीला भी यही है, और मनोहरपुरा पहाड़ियां भी, और सेवर पहाड़ियां भी है, साबी नदी का उद्गम है। और बेराट पहाड़ियां हैं जो बाणगंगा का उद्गम है। और महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी, बीजक डोंगरी और भीम डोंगरी, ये सारी की सारी यही हैं। और अलवर की बात करें तो अलवर में हर्षनाथ पर्वत या हर्ष नाथ है। वो अगर मान लो कि हर्षनाथ की पहाड़ियां पूछी जाए, हर्ष पर्वत पूछा जाए, जैसे हर्ष पहाड़ी या हर्ष पर्वत पूछा जाए, तो ये सीकर में है। और हर्षनाथ पूछा जाए तो अलवर में, ध्यान रखना। और उदयनाथ की पहाड़ियां बहुत ही फेमस है, ये उदयनाथ की पहाड़ियां। और भैरांच पर्वत, ये कहाँ पर है, अलवर में है। उदयनाथ की पहाड़ियां काफी यानी प्रसिद्ध रही है, और कई बार पेपर में पूछी भी गई है। तो उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर है, अलवर में। फिर एक आता है त्रिकुट पहाड़ी, कौन सी आती है, त्रिकुट पहाड़ी आती है, ये जैसलमेर में अपने बात की थी। और जो अवशिष्ट श्रेणियों में है त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है, जैसलमेर में। एक आता है त्रिकुट पर्वत, ठीक है, ये इससे अलग है।
अलग है, मतलब मिलते जुलते नाम है, ऐसे ना अलग ले लिए मैंने। ऐसे कहा कि त्रिकुट पर पहाड़ी का नाम आता है तो जैसलमेर में आ जाएगा, और त्रिकुट पर्वत आता है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, करौली में आ जाएगा। और करौली में त्रिकुट पर्वत है ना, इसी के ऊपर केला देवी मंदिर है। करौली में केला देवी मंदिर है जहाँ पर लांगुरिया नृत्य होता है, और उनकी जो वहाँ पर लांगुरिया नृत्य होता है केला देवी मंदिर में, करौली में है, और त्रिकुट पर्वत पर है। और त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो जैसलमेर में। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है, जैसलमेर में। हर्षनाथ कहाँ पर है, अलवर में। हर्ष पर्वत कहाँ पर है, सीकर में। उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर है, अलवर में। बैराज पर्वत कहाँ पर है, अलवर में। चौथ बरवाड़ा पूछा जाए सवाई माधोपुर में। ओनली बरवाड़ा पूछा जाए जयपुर में। चील का टीला पूछ ले तो ईगल जयपुर में। मनोहरपुरा की पहाड़ियां यानी ये मंथा नदी का उद्गम जयपुर में। सेवर की पहाड़ियां साबी नदी का उद्गम जयपुर में। बेराट जयपुर में। विराटनगर बोलते हैं इसको, बेराट यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, गोल मंदिर से संबंधित है, ये भी अपने बात कर ली थी। महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, ये सारे जयपुर में है। फिर बात आती है चिड़िया टूंग की पहाड़ी। ये चिड़िया टूंग है ना, ये चिड़िया टूंग की पहाड़ी है जोधपुर में। और जोधपुर का किला जो है ना, इसी मेहरानगढ़ में, यानी जोधपुर का किला जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये इस चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। और चिड़िया टूंग की पहाड़ी यानी चिड़िया टूंग पहाड़ी है, ये कहाँ पर है, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ जो किला है वो चिड़िया टूंग पहाड़ी पर है, ये जोधपुर में। कहाँ पर है, ये जोधपुर में। फिर बात आती है छप्पन की पहाड़ी। ये आपने पढ़ा था पहले, छप्पन की पहाड़ियां, ये बाड़मेर सिवाना में है। कहाँ पर है, बाड़मेर सिवाना में। एक आता बेल का मगरा, ये आता सिरोही में। एक आता रेल का मगरा, वो राजसमंद में है। ठीक है। और बेल का मगरा है, ये कहाँ पर है, सिरोही में। ध्यान रखना भी, ये बेल का मगरा सिरोही में है। और रेल का मगरा है वो अपने पास है, वो है अपने पास रेल का मगरा राजसमंद में। ठीक है। तो पहाड़ी का नाम, अगर पहाड़ी का नाम आ जाए भाकर लगा आ जाए तो अपने जालोर में आएगा। ठीक है। पहाड़ी का नाम आ जाए कोई और आगे भाकर लगा हुआ है जैसे मान लो, तो उसे अपने जालोर यानी मानेंगे उसको। ठीक है। जालोर में सर्वाधिक, या अपने जैसे मान लो कि रोजा भाकर और इसराना भाकर, और अपने बात करते हैं कौन सी है, जारोला भाकर, तो ये कहाँ पर है, जालोर में। ठीक है। अगर मान लो पहाड़ी का नाम आ जाए मगरा लगा हुआ है तो ये जोधपुर कर देना आप। मगरा लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, जोधपुर, सिर्फ एक को छोड़ करके, बेल का मगरा को। ठीक है। और बाकी रेल का मगरा है ये जोधपुर, उदयपुर में एक रेल का मगरा है जो अपने आगे आएगा। ठीक है। और पहाड़ी का नाम अगर आ जाए और डूंगर लगा हुआ है या डूंगरी लगी हुई है तो इसमें क्या है, जयपुर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना इन तीनों के बारे में। पहाड़ी का नाम भाकर लगा हुआ था जालोर में, और पहाड़ी का नाम मगरा लगा हुआ था उदयपुर में। रेल का मगरा, ये ध्यान रखना, आगे आएगा प्रश्न, ये आता है रेल का मगरा। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, रेल का मगरा ये राजसमंद में हो सकता है या फिर जैसलमेर अपने उदयपुर में। ठीक है। आगे आएगा, इसमें बात करेंगे। ठीक है। आगे चलते। ए एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह से हुआ था। ए एम हेरोन कहता है कि यानी दिल्ली का जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था, ये हुआ था यानी दिल्ली महासमूह से हुआ था। किससे हुआ था, महासमूह। और महासमूह को तीन भागों में बांटते हैं, एक तो अजबगढ़ ग्रुप, एक अलवर ग्रुप, एक रामलो ग्रुप। ये तीन से कौन मानते हैं, ए एम हेरोन मानते हैं, ए एम हेरोन मानते हैं। फिर आगे चलते हैं अपने पहाड़ियां। अगर गोलाकार पहाड़ियां आ जाए तो बाड़मेर में। गोलाकार पहाड़ियां कहां पर है, बाड़मेर में। और घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी है वो 12 में है। ध्यान रखना भी, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी ऐसे, घोड़े की नाल ऐसे होती है, और इसकी जैसी अगर पहाड़ी है तो अपने इसको क्या मानेंगे, 12 में मानेंगे। फिर तस्तरी नुमा पहाड़ी है वो गिरवा की पहाड़ियां, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है। फिर बात आती है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ये बूंदी, बूंदी हिल्स वहां पर मिलती है। और मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में मिलती है। मुकुंदरा की पहाड़ी या मुकुंदरा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो भी कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में विस्तारित है। तो ये पहाड़ियां जो है ना, मुकुंदरा हिल्स, ये अपने पास कोटा और झालावाड़ में है। ये अर्धचंद्राकार है, ये सारी की सारी क्या है, अर्धचंद्राकार है, यानी बूंदी में मिलेगी और कोटा और झालावाड़ में मिलेगी। नाग पहाड़ियां आपको अपने बात कर ही ली थी, अजमेर में है नाग पहाड़ियां, इस जैसी आकृति है। ठीक है, नाग के समान।
फिर बात आती है पूर्वी मैदान की, ईस्टर्न प्लेन्स, यानी इसको अपने, इसका भूभाग कितना है 23%। जनसंख्या कितनी है इसकी 39%। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं रहती है भूभाग के हिसाब से, ठीक है। जनघनत्व के हिसाब से भी पूर्वी मैदान में ज़्यादा निवास करती है। मुख्य इसके जिले कितने हैं 10, और ढाल इसका किस तरफ है दक्षिणी पश्चिमी से, यानी दक्षिणी और पश्चिमी से इस तरफ है, किस तरफ है उत्तर पूर्व की तरफ है, किस तरफ है उत्तर पूर्व की तरफ। निर्माण इसका हुआ था यानी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ था। निर्माण काल कौन सा है प्लिस्टोसीन युग माना जाता है इसका निर्माण काल, किसका पूर्वी मैदान का। फिर इसको आगे 3 भागों में बांटेंगे, कौन कौन से, एक तो है माही बेसिन, कौन सा बेसिन माही बेसिन, एक है इसमें बनास बाणगंगा बेसिन जो उत्तर वाला क्षेत्र है, उसके साथ साथ अपने चंबल बेसिन भी बांटते हैं इसको, चंबल बेसिन। इसके बाद अपने बात करते हैं बनास बेसिन, जो अपने माही बेसिन है ना, इसमें व्याघ्र घाट का नाम पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं वागड़, वागड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको वागड़ बोलते हैं, वागड़। बनास बेसिन, व्याघ्र घाट या वागड़, और उसके बाद में 56 का मैदान, किसका मैदान 56 का मैदान, और इसे बोलते हैं कांठल, क्या बोलते हैं इसको कांठल बोलते हैं, 56 का मैदान कांठल। और माही का मैदान, ये अपने पास माही नदी के आसपास का रीजन या इससे जो प्रभावित क्षेत्र है उसे अपने क्या बोलेंगे माही का मैदान बोलेंगे। और 56 का मैदान, 56 का मैदान यानी 56 का मैदान, और एक 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां कहाँ पर है बाड़मेर में, और 56 का मैदान है जो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में 56 गांवों का समूह की वजह से। और जो कांठल है माही नदी का किनारा, वहां के प्रभावित क्षेत्र उसके किनारे को माना जाता है कांठल। और कांठल के बारे में, और माही नदी का मैदान, और व्याघ्र घाट, और 56 का मैदान, इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे इसी में माही बेसिन में ये आता है। और बाणगंगा और बनास बेसिन जो है ये मेवाड़ का मैदान आता है इसमें, एक आता है पीडमांट मैदान और खेराड़ मैदान, एक है मालपुरा मैदान। 1 मिनट होल्ड रखना भी। फिर बात आती है अपने चंबल बेसिन की, यानी बीहड़ और उत्खात भूमि। कौन सी बीहड़ और उत्खात भूमि, और बीहड़ उत्खात भूमि ये है चंबल बेसिन में, किस में है चंबल बेसिन में। फिर इतनी बातें अपने को पढ़ने को मिलेगी इस पूर्वी मैदान में, पूर्वी मैदान में। एक बार इसमें मानचित्र में देख लेते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ से लेकर के इतना लेकर के यहाँ से ये पूर्वी मैदान के रूप में सामने आता है। इसमें ये है बाणगंगा बेसिन, और यहाँ है अपने पास बनास बेसिन, और यहाँ पर अपने पास 56 बेसिन। और 56 बेसिन का मतलब यहाँ पर अपने समूह बांटा गया था, इसका मतलब यहाँ पर माही बेसिन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको माही बेसिन, ठीक है। और यहाँ पर बनास बेसिन है, इसको बनास बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी बनास बेसिन यानी इसको पूरा मान लिया, ऐसे ऐसे मान लिया, यहाँ से लेकर के इसको क्या मान लिया, यहाँ बनास बेसिन बाणगंगा वाला रीजन मान लिया, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र को अपने ये देखो नीचे इसमें बांट रखा है, इसको चंबल बेसिन कह दिया, इसको चंबल बेसिन। मूलतः ये 3 भागों में बांट रखा है, और बाकी अपने इन सभी के बारे में अपने जानकारी प्राप्त करनी है। कैसे बाणगंगा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और जो चंबल बेसिन है उसके बारे में, बनास बेसिन है इसके बारे में, 56 बेसिन है और माही बेसिन है, इन सभी को इंक्लूड इसमें कर लिया है। जैसे मान लो कि अपने ये देखो 56 बेसिन है, माही बेसिन है, और फिर ये जो उत्खात भूमि चंबल बेसिन है, और बाणगंगा और बनास बेसिन है, इन सभी के बारे में इसमें यानी सारे इंक्लूड कर रखे हैं। और ये क्षेत्र जो है ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें, तो माही बेसिन के हिसाब से ये शब्दावली पढ़ते हैं तो इसमें आता है माही बेसिन। माही बेसिन है कौन सा, माही बेसिन यानी सोम, जाखम और माही 3 नदियों का संगम होता है बेणेश्वर। कहाँ होता है बेणेश्वर में, और ये डूंगरपुर में है बेणेश्वर, ठीक है। सोम, जाखम, माही, सोजामा, ऐसे अपने याद रख सकते हैं इसको। और नदियों द्वारा यानी निर्मित मैदान है ये, और लाल चिकनी मिट्टी है यहाँ पर। कौन सी मिट्टी है, लाल चिकनी मिट्टी सर्वाधिक मिलती है। और ये जो चिकनी मिट्टी है या लाल चिकनी मिट्टी है ये मक्का के लिए और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, मक्का और चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और ये क्षेत्र जो माही बेसिन है
कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? ये बांसवाड़ा में है और डूंगरपुर में है और उदयपुर में है और प्रतापगढ़। इन 4 जिलों में ये माही नदी का जो प्रवाहित जल है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, और ऐसे में अपने 4 जिलों में ये माही मैदान है। फिर 56 का मैदान की बात आती है, तो 56 का मैदान यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है। कितने गांवों का? 56 गांवों का समूह होने के कारण यह उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, इसे बोलते हैं 56 का मैदान। ठीक है, तो 56 का मैदान और पहाड़ियां याद रखना भी। और उसके बाद में आती है कांठल। तो कांठल यानी माही नदी का तटवर्ती भाग जो है, यानी प्रतापगढ़ जिले में किस नाम से जाना जाता है? इसको कांठल के नाम से जानते हैं। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में। और ये तटवर्ती भाग है, ये कांठल के नाम से। इतनी बात आप याद रखना। व्याघ्र घाट के बारे में बात करें तो व्याघ्र घाट आता है इसमें, यानी व्याघ्र या बगेरों का घर। किसका? बगेरों का घर या अधिकता होने के कारण, यानी यहाँ पर इस क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे? व्याघ्र घाट बोलेंगे। ठीक है, यानी माही बेसिन में है सारे ये क्षेत्र। ठीक है, व्याघ्र घाट यानी वागड़। और 1178 की बात है कि यहाँ पर मेवाड़ के सामंत ने यहाँ पर वागड़ राज्य की स्थापना की थी। किस राज्य की स्थापना की थी? 1178 में वागड़ राज्य की स्थापना की थी। और वागड़ राज्य की राजधानी जो है आसपुरा या आसपुर डूंगरगढ़ में है, डूंगरपुर में, सॉरी। और ऐसे में ये 1520 ईस्वी में वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। और वागड़ राज्य था, ये 2 भागों में विभाजित होने के कारण एक तो बांसवाड़ा बन गया और दूसरा कौन सा नाम से प्रसिद्ध हुआ? डूंगरपुर। तो 2 भागों में यानी विभाजन कर लिया। और वागड़ राज्य का तो जगमाल ने अपने क्षेत्र का किस नाम से, यानी बांसवाड़ा के नाम से जिला बना दिया या क्षेत्र घोषित कर दिया। और डूंगर सिंह था, उसने क्या कर दिया? अपने नाम से डूंगरपुर नाम दे दिया उस क्षेत्र को। ठीक है, तो ये माही के पश्चिमी क्षेत्र वाला है। माही जो नदी है इसका पश्चिमी इधर वाला क्षेत्र ये डूंगरपुर के नाम से, और इधर वाला क्षेत्र पूर्वी वाला क्षेत्र ये भाग जो अपने ये जगमाल के द्वारा बांसवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध या फिर उनका क्षेत्र का नाम रख दिया। तो वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसकी जो स्थापना हुई थी, वागड़ राज्य की स्थापना 1178 में हुई थी। और मेवाड़ का सामंत था सामंत सिंह। सामंत सिंह। ठीक है, सामंत सिंह के द्वारा की गई थी। किसकी? वागड़ राज्य की स्थापना। और व्याघ्र घाट यानी व्याघ्र या बगेरों की अधिकता के कारण ये व्याघ्र घाट कहलाता है। आगे चलते हैं, बनास या बाणगंगा बेसिन। इसमें अपने किसकी बात करेंगे? मेवाड़ के मैदान की बात करेंगे, पीडमांट की बात करेंगे, खेराड़ की बात करेंगे और मालपुरा की बात करेंगे। ऐसे में बनास बेसिन यानी बनास बाणगंगा बेसिन जो है ये, यानी 2 नदियां बनास और बाणगंगा, इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इसे अपने क्या बोलेंगे? इसको अपने बोलेंगे बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है, ये किस में आता है? ये पूर्वी मैदान में आता है। फिर बात करते हैं अपने मेवाड़ का मैदान। किसकी बात करते हैं? मेवाड़ का मैदान। ये बेड़च गंभीरी नदी निर्मित मैदान है। ये बेड़च और गंभीरी नदी से निर्मित मैदान है और मक्का उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? मेवाड़ का मैदान। और ये कितने जिलों में फैला हुआ है? मेवाड़ कितने जिलों को शामिल करके बोला जाता है? यानी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में ये है। RBSC के रूप में अपने इसको याद रख सकते हैं, यानी राजसमंद और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। फिर बात करते हैं इसमें पीडमांट की। तो पीडमांट जो है ना, देवगढ़ राजसमंद में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त हैं। अवशिष्ट का मतलब कटी फटी जो पहाड़ियां हैं जो अब रेसिड्यूल में आ चुकी है या फिर ये अंश मात्र रह चुकी है, ऐसी जो पहाड़ियां अवशिष्ट पहाड़ियां या कटी फटी पहाड़ियां मानी जाती है, ऐसी देवगढ़ में। कहाँ पर है? ये पीडमांट क्षेत्र देवगढ़ में है। फिर बात करते हैं खेराड़ की। खेराड़ एक शब्द आता है, खेराड़ ये जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर के ये बूंदी और टोंक के मध्य उबड़ खाबड़ भूमि है। इसे अपने क्या बोलते हैं? खेराड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खेराड़ बोलते हैं। तो खेराड़ जो है जहाजपुर यानी भीलवाड़ा से बूंदी और टोंक के मध्य उबड़ खाबड़ भूमि है। इसे अपने क्या बोलेंगे? खेराड़ बोलेंगे। और पीडमांट पढ़ लिया, मेवाड़ मैदान पढ़ लिया, और अपने पढ़ लिया बनास बाणगंगा बेसिन पढ़ लिया। ये बनास बाणगंगा बेसिन में ये सारे नाम इतने आते हैं। इसके बाद आता है मालपुरा का मैदान, भी इसी में आता है एक मालपुरा का मैदान। ये मालपुरा बनास नदी निर्मित
मालपुरा टोंक से ये करौली, मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान है, इसे अपने क्या बोलेंगे, मालपुरा का मैदान बोलेंगे। कहां से है ये मालपुरा टोंक में है और टोंक से लेकर करौली, करौली के मध्य स्थित। इसमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, इसमें टोंक और अजमेर और सवाईमाधोपुर और करौली, ये 4 जिले मालपुरा के मैदान में आते हैं। तो मालपुरा के मैदान में कौन कौन शामिल है, मालपुरा के मैदान में कौन कौन से जिले शामिल है, इनकी बात करें तो ये आता है टोंक और अजमेर और आता है इसमें सवाईमाधोपुर और करौली। ठीक है, 4 जिले मालपुरा के मैदान में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भूरी मिट्टी सर्वाधिक मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है यहाँ पर, भूरी मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक मिलती है। फिर एक बात आती है इसमें रोहित दोआब का क्षेत्र। कौन सा, रोहित दोआब का क्षेत्र है, ये बाण गंगा और यमुना के मध्य, जैसे मान लो कि ये राजस्थान का इधर वाला भाग है ये, तो यहाँ पर यमुना है, ठीक है, और यहाँ पर बाण गंगा रीजन है, और ये इनके मध्य, जो इनके मध्य ये बाण गंगा यानी इनके मध्य जो क्षेत्र है ये किस नाम से जानते हैं, ये रोहित दोआब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रोहित दोआब, यानी बाण गंगा और यमुना के मध्य दोआब। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इसमें एक भरतपुर आता है, अपने दौसा आता है, जयपुर आता है। इन 3 जिलों का जो क्षेत्र है ये किस नाम से जानते हैं अपने, यानी रोहित दोआब के नाम से। मिट्टी यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं और सरसों उत्पादन के लिए सर्वाधिक है ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अपने मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी, और ये इस मैदान में निर्मित है, इस दोआब में या फिर रोहित दोआब में निर्मित है। मालपुरा का मैदान पढ़ लिया, रोहित दोआब पढ़ लिया, ये सारे बनास बाणगंगा बेसिन है ना इसमें स्थित है। पीडमांट पद पढ़ लिया इसमें, और उसमें जो खेराड़ है वो पढ़ लिया, और मेवाड़ का मैदान, ये सारे इसमें बात कर ली। फिर आगे बात करते हैं अपने चंबल और उत्खात भूमि। ये अपने चंबल उत्खात भूमि वाला जो बिंदु था उसके बारे में अपने बात करते हैं। इसमें आती है चंबल बीहड़ उत्खात भूमि, ये आता है इसमें बीहड़ का पहाड़ी बाग, क्या कहलाता है, डांग के नाम से जाना जाता है। बीहड़ का अगर पहाड़ी भाग है उसे अपने क्या बोलेंगे, डांग। ये देखो आप मानचित्र देख रहे हो, इस मानचित्र में ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र यहाँ पर, ये इतना क्षेत्र जो ये सारा मैदानी क्षेत्र है, ये अपने बाणगंगा बेसिन वाला, ठीक है। तो पूर्वी मैदानी की बात आ रही है, ठीक है। पूर्वी मैदानी में ये चंबल वाला रीजन है, ये आता है, ये चंबल नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ पर बांध बना रही है, उसके बाद में यहाँ पर भी बांध है और यहाँ पर भी बांध है। ऐसे में ये 3 जगह पर बांध बना रही है। यहाँ पर गांधी सागर बांध है और यहाँ पर अपने कोटा बैराज है और रावत भाटा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो चंबल नदी है यहाँ से इंटर करती अपने ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र इंटर तो की हुई राजस्थान में, और यहाँ से ये क्षेत्र कहलाएगा, क्या नाम कहलाएगा, ये बाण अपने चंबल नदी आगे निकल रही है राजस्थान से बाहर, तो इधर वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, बीहड़ कहलाएगा। किस नाम से, बीहड़ के नाम से जाना जाएगा। ऊपर वाला पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी बीहड़ का पहाड़ी भाग है ना, ये पहाड़ी वाला भाग है बीहड़ का, तो ये क्या कहलाएगा, ये डांग क्षेत्र कहलाएगा। किस नाम से जानते हैं इसको, बीहड़ क्षेत्र भी जानते हैं इसको और डांग के नाम से भी जानते हैं। तो उदयपुर यानी अपने सवाईमाधोपुर, उदयपुर नहीं सवाईमाधोपुर वाला जो रीजन है वहां पर डांग क्षेत्र यानी सवाईमाधोपुर और करौली के मध्य में स्थित जो डांग क्षेत्र यानी धौलपुर तक ये क्षेत्र जाता है पहाड़ी वाला, ठीक है, बीहड़ के जो पहाड़ी भाग है। तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से निर्मित जो कंदरा युक्त भूमि है उसे अपने क्या बोलते हैं, यानी उत्खात भूमि बोलते हैं। कौन सी भूमि बोलते हैं, उत्खात भूमि या फिर चंबल बीहड़ और या फिर कंदरा युक्त भूमियां। ये कंदरा युक्त भूमियां, ये पिक्चर आप देख रहे हो, कंदराएं हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और ऐसे गुफा सी बनी हुई है, और गुफाएं से बनी हुई, इसमें जो डाकू छिपने का काम यानी छिपते हैं, इसमें बहुत सारे यानी लुटेरे वगैरह यहाँ पर निवास करते हैं, और बहुत सारे यानी जो डाकू है वो इस रीजन में रहते हैं, तो डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और ऐसे में ये चंबल बीहड़ में सर्वाधिक यहाँ पर यानी ऐसे बीहड़ और कंदरा युक्त भूमि मिलती है। दो डांग के मध्य अगर कंदरा को अपने क्या बोलते हैं, खोह बोलते हैं। दो डांग यानी ये डांग युक्त या कंदरा युक्त भूमि है, इन दो डांगों के बीच में अगर मान लो कि बीच वाली भूमि है कंदरा युक्त भूमि है, इसे अपने क्या बोलेंगे, खोह बोलेंगे। और बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, खादर भी कहा जाता है। बीहड़ को स्थानीय भाषा में अपने किस नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। और वैसे तो खादर यानी जो भाबर तराई और खादर बांगर ये अलग इसमें भूगोल में
अपने जो पड़ते हैं हिमालय रीजन से नीचे उतरता पानी समय, ये खादर, तराई और भाबर, ये सब चीजें अलग तरीके से उसी को रिलेट करते हुए यहाँ की भूमि यानी जो नवीन जलोढ़ के रूप में या ऐसे मानते हैं, तो ये नवीन जल अपने पानी के द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी है, उसको अपने खादर बोलते हैं वैसे। और यहाँ पर स्थानीय नाम इसका किस नाम से जानते हैं, बीड़ को मानते हैं ये खादर के नाम से। फिर मिट्टी कौन सी है, यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो काली जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी, काली जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें काले रंग की जो मिट्टी है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसी जलोढ़ मिट्टी या कपासी जो मिट्टी है वो यहाँ पर मिलती है चंबल बीड़ के आसपास रीजन में। फिर बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी हाड़ौती प्रदेश के बारे में। ये अपने पूर्वी मैदान के बारे में अपने बहुत कुछ पढ़ लिया और इसमें सारी नदियों के बारे में, उद्गम स्थल और वहाँ के जो चंबल बीहड़, इन डांग क्षेत्र, इन सभी के बारे में अपने बात कर ली। और बाकी जो पर्वत है, पर्वतों की क्लास में आएगा तो पर्वत कुछ रह गए उन्होंने एक साथ अपने पर्वतों की क्लास में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपने दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार, ये ध्यान रखना ये पठारी रीजन है और ये हाड़ौती पठार के नाम से भी इसको जानते हैं। हाड़ौती पठार, इसको अपने दो भागों में करके पढ़ेंगे। इसका निर्माण अगर बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत से माना जाता है, ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा से मानते हैं इसको। और ये किसका भाग मानते हैं, दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग मानते हैं इसको। जैसे मान लो कि हाड़ौती का पठार है, इसको प्रायद्वीपीय भाग का ही अपने क्या मानते हैं, इसको भाग मानते हैं। और ये निर्माण काल इसका क्रिटेशियस युग में माना जाता है। इसका निर्माण काल क्या माना जाता है, क्रिटेशियस युग माना जाता है। दक्कन काल लाग पठार नहीं, लावा, दक्कन का लावा का पठार, दक्कन का लावा पठार, ठीक है, इससे बोलते हैं अपने। इसमें दक्कन वाले जो रीजन में है ये कौन कौन सा आता है, देखो इसमें मानचित्र दे रखा है कि ये देखो, ये देखो, ये रीजन जो है ये सारा का सारा किस नाम से है, हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। और इसमें इधर वाला जो क्षेत्र है ये किस नाम से जानते हैं, इसको दक्कन का लावा पठार बोलते हैं। और ये वाला रीजन है इसको किस नाम से जानते हैं, विंध्य गगार भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य यानी यहाँ पर जो है विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वतमाला, इस वजह से इसका जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ क्षेत्र राजस्थान में आता है और इसे बोलेंगे विंध्य गगार भूमि। और यहाँ पर जो क्षेत्र है ये अपने दक्कन का पठार है, इसका जो क्षेत्र है ये काफी यानी क्षेत्र राजस्थान में भी पड़ता है, तो इसे अपने दक्कन का पठार का अंश मानेंगे। और दक्कन का पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत का यानी पूर्णतः भाग माना जाता है। और वैसे तो यहाँ से ये पूर्णतः दक्कन का पठार माना जाता है, यहाँ पर मध्य उच्च भूमि है और इसका रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्रायद्वीप यानी ये सारा का सारा दक्षिणी अरावली अपने दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। अपने जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे ना वहां पर ये अपने को समझने को मिलेगा। इसमें अपने बात करेंगे दक्कन का लावा पठार है, इसमें आड़ा वाला पर्वत, जो आड़ा वाला पर्वत है इसी की बात करेंगे। मालव प्रदेश है इसकी भी बात करेंगे और साथ ही साथ ऊपरमाल क्षेत्र है इसका भी अपने जिक्र करेंगे। और फिर विंध्य गगार भूमि है, इसमें अपने बूंदी की पहाड़ियाँ इसकी भी बात करेंगे। और फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ और कुंडला की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और गांधार उच्च भूमि, इस सभी चीज़ों का अपने बात करते हुए इसको पूरा करेंगे, इसको दक्षिणी पूर्वी पठार को। तो आगे चलते हैं, इसमें दक्षिणी पूर्वी पठार ये अपने मानचित्र में देख ही लिया। और ये पूरा राजस्थान को पढ़ते आ रहे हैं, राजस्थान को यहाँ से बढ़ते हुए सारा कंप्लीट करते हुए अरावली को पढ़ते हुए बनास बेसिन, ये बाणगंगा बेसिन पढ़ते हुए यहाँ पर आ गए हैं अपने। और अब ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। अब अपने बात करते हैं दक्कन का लावा पठार। ये दक्कन पठार या मालवा पठार का ही भाग है, ठीक है। मालवा पठार और दक्कन का पठार का ये भाग है, दक्कन वाला जो पठार अपने राजस्थान में। और रियल में दक्कन पठार जो आगे यानी एमपी के आगे जाकर के यानी एमपी के पास में जो क्षेत्र है ये वाला सारा यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो भारत वाला जो दक्कन का पठार है उसका अंश ये माना जाता है। क्रिटेशियस युग में ये दरारी ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हुआ था ऐसा माना जाता है। और बेसाल्ट लावा के कारण इसकी मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है। यहाँ की जो काली मिट्टी है प्रसिद्ध मिट्टी है। और काली मिट्टी जिसको अपने कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, और सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी अपने को, हाड़ौती पठार में देखने को मिलेगी। काली मिट्टी जो सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना भी, काली मिट्टी कपासी मिट्टी बोलते हैं इसको। इस मिट्टी के नाम यानी कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये अपने को कहाँ से मिलेगी, यानी झालावाड़ रीजन से या हाड़ौती रीजन में मिलेगी। और ये कपास के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और काले रंग की है ये। किस कौन से रंग की है, काले रंग की है और हाड़ौती पठार में मिलती है। हाड़ा वंश का राजवंश, हाड़ा राजवंश का क्षेत्र होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, हाड़ौती रीजन पड़ गया था या हाड़ौती का पठार पड़ गया था। तो ये पठारी भूमि है। और ये कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार।
क्यों पड़ा हाड़ौती नाम इसका? क्योंकि हाड़ा राजवंश का यहाँ पर क्षेत्र हुआ करता है, हाड़ा राजवंश का शासन हुआ करता था, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? हाड़ौती का पठार। आड़ा वाला पर्वत, ये पर्वत अपने को बूंदी में मिलता है, और ये पर्वत आड़ा वाला पर्वत हाड़ौती पठार का ये भाग है, और बूंदी जिले में है अपने आड़ा वाला पठार, ठीक है, और बूंदी जिले में है। फिर मालवा प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो मालवा प्रदेश यानी मालवा पठार, मालवा पठार का विस्तार यह प्रतापगढ़ झालावाड़ में विस्तारित है। मालवा का पठार प्रतापगढ़ और झालावाड़ में ये अपने को विस्तार रूप में मिलेगा, देखने को मिलेगा ये, और ये कौन सा है? मालवा प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? मालवा प्रदेश। फिर बात करते हैं भीलवाड़ा का जो बिजोलिया क्षेत्र है, ये भीलवाड़ा का बिजोलिया क्षेत्र और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में इसका मध्य ऊपर उठा हुआ भाग है, ये किस रीजन में आता है? ये किस नाम से जानते हैं इसको? ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन आपको, यानी आप इससे काफी परिचित हो, काफी यानी लंबा चलने वाला जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया का किसान आंदोलन, ये अपने भीलवाड़ा और इसमें जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, इसके मध्य में जो ऊपर उठा हुआ भाग किस नाम से जानते हैं इसको? इसको जानते हैं अपने ऊपरमाल के नाम से। और किसान आंदोलन के लिए ये सर्वाधिक ऊपरमाल वाला पठार प्रसिद्ध या चर्चा में रहा है। फिर बात करते हैं विंध्य कगार की। किसकी? विंध्य कगार भूमि। तो ये अपने कौन सी बात कर ली? यानी दक्कन के लावा वाले पठार की बात कर ली। उसके बाद में विंध्य कगार क्षेत्र है, ये अपने पास विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है, और ये चूना पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? ये चूना पत्थर से निर्मित है। बूंदी की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो है वो बूंदी की पहाड़ियां ये यही है, विंध्य कगार क्षेत्र में आती है। रामगढ़ की पहाड़ियां जो घोड़े के नाल जैसे आकार वाली पहाड़ियां हैं, वो यहाँ विंध्य कगार में मिलती है। और लाखेरी दर्रा यहाँ पर मिलेगा, और बूंदी दर्रा यहाँ पर भी अपने को देखने को मिलेगा। फिर कुंडला की पहाड़ियां अपने को याद रखना है, ये पहाड़ियां कुंडला की पहाड़ियां और अपने मुकुंदरा की पहाड़ियां दोनों याद रखना। ये तीसरी ये भी है गांधार उच्च भूमि। ये तीनों प्रश्न यानी बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, और ये ध्यान रखना भी कुंडला की पहाड़ियां ये कोटा शहर में है। कुंडला से यानी कुंडला से कैसे अपने बात करें तो कोटा और कैसे कुंडला, तो कुंडला शहर के चारों ओर कुंडला नुमा यानी कुंडल के समान से ये क्या गिरी हुई है, पहाड़ियां चारों ओर, शहर के चारों ओर फैली हुई है। तो इसको अपने किस नाम से जानेंगे? कुंडला पहाड़ियों के नाम से जानेंगे। किस नाम से? कुंडला पहाड़ियों के नाम से। फिर मुकुंदरा की पहाड़ियां जो आती है, मुकुंदरा हिल्स, ये आती है अपने पास है कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है मुकुंदरा हिल्स। और मुकुंदरा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, मुकुंदरा अभ्यारण्य बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर वो स्थित है और वो कोटा में है। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां झालावाड़ और कोटा में फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च पीक है ना, ये ध्यान रखना आप, चांदबाड़ी है। कौन सी बाड़ी है ये? चांदबाड़ी। तो चांदबाड़ी ये सर्वोच्च पीक है या इसकी सर्वोच्च चोटी है किसकी? मुकुंदरा हिल्स की। तो ये ध्यान रखना आप, मुकुंदरा हिल्स की जो सर्वोच्च चोटी है चांदबाड़ी, ये फेमस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसको आप इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना। और इसके साथ ही साथ अपने गांधार उच्च भूमि है, ये अपने को मिलेगी कहाँ पर मिलेगी? झालावाड़ में मिलेगी। तो झालावाड़ में ये गांधार उच्च भूमि है, इसके बारे में पढ़े, यानी झालावाड़ में स्थित है ये गांधार उच्च भूमि, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखना। तो एक बार अपने आता है GBF, यानी ये आता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये कहां पर अपने को नजर आएगा? यानी महान सीमांत भ्रंश। ये अपने को अरावली और हाड़ौती रीजन के मध्य भ्रंश जो है ना, या भ्रंश या फॉल्ट अपने, यानी हाड़ौती प्रदेश और अरावली प्रदेश के मध्य। देखो ये मानचित्र में देख लो, ये हाड़ौती, ठीक है, और ये अरावली रीजन है। इसके मध्य में यहाँ पर एक भ्रंश है, एक क्षेत्र है जो मतलब क्या है कि भ्रंश यानी ऊपर उठा हुआ, इधर वाला ऊपर उठा हुआ है, ये वाला भी ऊपर उठा हुआ है, और इनके बीच वाला ये क्षेत्र किस नाम से जानते हैं? ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के रूप में जानते हैं। ये बेसिन वाला या पूरा क्षेत्र यहाँ पर निम्न क्षेत्र है, यहाँ पर धंसा हुआ है, इसको अपने किस नाम से जानेंगे? GBF नाम से जानेंगे और महान सीमांत भ्रंश के नाम से जानेंगे। अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित भ्रंश जो है ये चित्तौड़गढ़ इसमें आएगा, भीलवाड़ा भी आएगा इसमें, और बूंदी आएगी, करौली आएगी, और इसमें क्या आएगा? धौलपुर। ये सारे जिले यानी 5 जिले जो इसमें आते हैं GBF में आते हैं। तो इतना ध्यान रखोगे आप। तो अपने क्या पढ़ लिया? विंध्य कगार का क्षेत्र के बारे में पूरा पढ़ लिया, और फिर दक्कन के लावा के पठार के बारे में पूरा पढ़ लिया, और उसके बाद में अपने हाड़ौती पठार यानी पूर्वी पठार है, इन पूर्वी पठार के बारे में थोड़ा सा अपने और व्यू देख लिया। उसके बाद में अपने उससे पहले अपने क्या पढ़ा था? बाण गंगा बनास रीजन जो है, बाण गंगा बनास रीजन है, ये पढ़ लिया पूरा।
और इसके साथ ही अपने यानी माही बेसिन पढ़ लिया और अपने बात कर ली इस पूरे रीजन की। ठीक है, तो इस रीजन की पहली क्लास में अपने बात कर चुके थे। फिर अपने अरावली जो ये अर्ध शुष्क प्रदेश है ये वाला, इसकी भी बात कर चुके हैं। फिर अरावली रीजन है इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर ये अपने जो पूर्वी मैदान है इसके बारे में बात कर चुके हैं। दक्कन के पठार है या दक्कन का लावा पठार है या फिर हाड़ौती प्रदेश है, इसकी पूरी बात कर चुके हैं। तो मोटा मोटी अपने क्या कर चुके हैं, राजस्थान की भूगोल को पढ़ चुके हैं। अब अपने क्या करेंगे, इसका विश्लेषण यानी एक एक शब्द पर जाएंगे और एक एक नदियों के बारे में बात करेंगे। फिर अपने पर्वतों के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ एक क्लास अपने पठार के लेके आएंगे और इनके जो कुछ यानी जो अंदर की बात है उनके बारे में अपने बात करेंगे। ऐसे चलते हुए अब अपने जो पर्वत है उनकी क्लास लेके आएंगे। नेक्स्ट इसके क्लास जो आएगी वो पर्वतों की क्लास लेके आएंगे और साथ में पठारों की क्लास भी लगाएंगे। एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ अपने पर्वत पढ़ लेंगे और एक साथ ही अपने क्या पढ़ लेंगे। अब तो अपने अलग अलग पर्वत पढ़े हैं, कहाँ पर कौन सा पर्वत है, सिरोही में कौन सा है और बूंदी में कौन सा है, इधर ऐसे जैसे मान लो कि अपने अलग अलग पर्वत पढ़ लिए। एक बार अपने रिवीजन एक बार पढ़ लिया और उसके बाद में रिवीजन के तौर पर अगली क्लास में आपको पर्वत एक साथ इकट्ठे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पठारी जो पठार है वो भी आपके साथ में उसको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक लेके आएंगे वो अपने नदियों का लेके आएंगे। और नदियां पूरे राजस्थान की सारी नदियां हैं, छोटी बड़ी सब नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए कंप्लीट लेसन वो पूरा करेंगे और इसके अपने प्रश्नोत्तर भी लेके आएंगे। तो इसके साथ साथ में अपने नेक्स्ट टॉपिक अपने मिट्टी का लेके आएंगे। फिर अपने करते ऐसे सारे टॉपिक अपने 10 दिनों में लगभग कंप्लीट कर देंगे। तो यानी अपनी क्लासों के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने पूरी क्लास को दूसरी क्लासें सब विषयों की चल रही है वो भी देखिए आप। ऐसे नहीं है कि आप एक यानी सब्जेक्ट पढ़ने से कोई यानी सिलेक्शन नहीं होने वाला है और ना ही आप पास होने वाले हो। तो सारे सब्जेक्ट आपको आने चाहिए और थोड़े थोड़े सारे देखो और साथ में अपने प्रश्नोत्तर सीरीज लेके आएंगे वो भी अपने 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं और उस अपने प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपने बहुत सारे मैटर है लगभग कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास के लिए। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पर्वतों की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।